आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों को पढ़ाया गया था सल्तनत कालीन की कला, तो उसमें चित्रकला के बारे में भी पढ़ाया गया था। तो आप बता सकते हैं फुतुह उल सलात पुस्तक है? जी मैम। फुतुह उल सलात किसकी पुस्तक है? इमामी की। इमाम ओम सिद्धार्थ की पुस्तक है। ओम सिद्धार्थ मैम उनकी है अमीर खुसरो की। हमसा पांडुलिपि किसकी है? हम सभी मैम उन्हीं की है, अमीर खुसरो की। अच्छा, जमात खाना मस्जिद का निर्माण क्या मैम? जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जमात खाना उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत का प्रथम अष्टभुजी मकबरा किसे माना जाता है? प्रथम अष्टभुज तेलंगाना मैम, वो खाने जहाँ तेलंगाना। जहाँ तेलंगाना मकबरा कहाँ पर स्थित है? मैम ये दिल्ली में। दिल्ली में मैम। आज का टॉपिक है आपका ईरानी शैली। कल डलवाई थी ना ईरानी शैली? यस मैम। ईरानी शैली की अगर हम बात करें तो इसके शुरुआत की बात करें ईरानी शैली के, तो इसका शुरुआत जो हुआ है वह समरकंद हेरात से हुआ है। समरकंद हेरात ईरान में ही पड़ता था। और देखा जाए समरकंद हेरात में जो ईरानी शैली का शुरुआत हुआ है, वहां पे बहुत सारे ऐसे शासक रहे हैं जिसके संरक्षण में ईरानी शैली का शुरुआत हुआ, जैसे कि शाहरुख खान। शाहरुख वहां के शासक थे ईरान के और समरकंद हेरात थे। इन्होंने कला के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इनके समय में भी ईरानी शैली का विकास हुआ। और महमूद बेगड़ा के समय में भी ईरानी शैली का शुरुआत हुआ। शाह इस्माइल के समय में भी ईरानी शैली का कुछ काम किया गया था। तो देखा जाए जो ईरानी शैली के जन्मदाता थे बेहजाद थे, जिनका पूरा नाम यानी वास्तविक नाम था कमालुद्दीन बेहजाद। जो बेहजाद थे उनका वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कमालुद्दीन बेहजाद। बेहजाद की तुलना पूर्व की राइफल से की गई है। पूर्व का राइफल किसे माना जाता है? यानी पहले का राइफल। तो राइफल आप लोग देखे हैं जब आप इटली की कला पढ़ेंगे, उच्च पुनर्जागरण कालीन कला पढ़ेंगे इटली का, तो वहां पे राइफल की एक राइफल नामक कलाकार है जिनकी बहुत चर्चा होती है और बहुत महत्वपूर्ण कलाकार है। उन्हीं से इनकी तुलना की गई है बेहजाद की। क्यों तुलना की गई है? बेहजाद भी एक अच्छा कलाकार माना जाता था, आलेखन का अच्छा विशेषज्ञ माना जाता था, क्योंकि यह अपने जमाने का एक अच्छा कलाकार माना जाता था। इसके पहले अन्य कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए यह जो ईरानी शैली है, ईरानी शैली में जीवित पशु पक्षियों एवं जीवित मानवों पर चित्रण का रोग था, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ अलंकारिक चित्र बनाए गए हैं। जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पर रेखाओं का प्रयोग किया गया है। जो रेखाएं रेखा प्रधान शैली है। जो रेखाएं यहाँ पर बनाई गई हैं, महीन रेखाएं बनाई गई हैं। ईरानी शैली में जो रेखाएं बनाई गई हैं, महीन रेखाएं बनाई गई हैं और यहाँ पर सपाट रंगों को लगाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ईरानी शैली में छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया है, तो ईरानी शैली में छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि जब यहाँ पे देखिए सपाट रंग लगाया गया है तो छाया प्रकाश का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया गया है छाया प्रकाश का प्रयोग। यहाँ पर सपाट रंग लगाए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो आकृतियां बनाई गई हैं, आकृतियों में जैसे नदी तालाब इन सब झील झरनों को दिखाया गया है, आकाश को दिखाया गया, आसन को दिखाया गया है। इनमें परिप्रेक्ष्य का प्रयोग
किया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि ईरानी शैली में परिप्रेक्ष्य यानी क्षितिज का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है, तो लेकिन इसमें प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो मानवाकृतियां बनाई गई हैं, मानवाकृतियां 2.25 चश्म की बनाई गई हैं। मानव की आकृतियां जो यहाँ पर बनाई गई हैं, मानवाकृतियां यहाँ पर 2.25 चश्म की बनाई गई है। और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे जो लेडी को बनाया गया है, यानी औरत को दिखाया गया है, औरत को लता की भांति कोमल कोमल दिखाया गया है। और पुरुष की जो आकृतियां बनाई गई है, इन्हें सरोरुह वृक्ष के समान बनाया गया है। ईरानी शैली में अगर देखा जाए तो यहाँ पर चारों तरफ हाशिए का प्रयोग किया गया है और उसके बाद अलंकारिकता का बहुतायत प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। और एक चीज और, यहाँ पे जो रंग लगाए गए, जैसा कि मैं बताई कि यहाँ पर सपाट रंग लगाए गए हैं, लेकिन जो रंग लगाए गए हैं वह चमकीले रंग लगाए गए हैं। चमकीले एवं अमिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जो ईरानी शैली में जो आकृतियां बनी है, मानव आकृतियां, यानी जो पुरुषों की आकृतियां बनी है, वो लंबे आकार बनाई गई है। उनके सिर पर पगड़ी दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे ईरानी शैली। तो सबसे पहले ईरानी शैली का शुरुआत देखेंगे कहाँ से हुआ है। मैम वो जो सपाट रंग है वो पेस्टल पेस्टल के अंतर्गत आता है, पेस्टल कलर। नहीं नहीं, पेस्टल नहीं। पेस्टल किसे कहते हैं? पेस्टल रंग बताइए किसे कहते हैं, कैसा होता है पेस्टल रंग? पेस्टल शुद्ध और शुष्क होता है, और ये मैम शुष्क होता है, मॉम वाले कलर जो होते हैं पेस्टल रंग। पेस्टल रंग तो कैसे उसका यूज कर लेंगे आप यहाँ पे सपाट रंगों? यहाँ पे जो यूज किया गया है, तो सपाट रंग लगाए जाते हैं, उससे कलर भरा जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ना पेस्टल रंग का प्रयोग किया गया है। पेस्टल रंग का जन्मदाता राजा रवि वर्मा को माना जाता है। नहीं मैम, तो वही पूछ रहे सपाट रंग कहते किसे हैं, मतलब कैसे, यही चीज यहाँ पूछ पे रहे सपाट रंग का प्रयोग किया गया है। एक मिनट। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे ईरानी शैली की शुरुआत। आपसे पूछा जाए ईरानी शैली की शुरुआत या जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जो ईरानी शैली की शुरुआत हुई है कहाँ पर हुआ है? समरकंद, हेरात में। यह कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है। समरकंद, हेरात जो पड़ता है यह ईरान में पड़ता है। तैमूर वंश के शासकों ने इस शैली को संरक्षण दिया था। पूछा जाए किस वंश के शासकों ने ईरानी शैली को संरक्षण दिया था, तो आप क्या बताएंगे? तैमूर वंश के शासकों ने ईरानी शैली को संरक्षण दिया था। ठीक है। तैमूर वंश के शासकों ने ईरानी शैली को संरक्षण दिया था। तैमूर का पुत्र शाहरुख कला प्रेमी था, यानी जो तैमूर का पुत्र था वह कौन था? तैमूर एक वंश था, जैसे कि मुगल वंश हो गया, तैमूर वंश हो गया, तो इसी प्रकार तैमूर का पुत्र शाहरुख था। कला प्रेमी शासक था।
तभी तो यहाँ पे कला का विकास हुआ है। अगर कला प्रेमी नहीं होता तो कला का कैसे विकास हुआ। अब यह देखिए, जो यह शाहरुख था, शाहरुख क्या किया था, यह हेरात को अपनी राजधानी बनाया था। शाहरुख हेरात को अपनी राजधानी बनाया था। यह जो शाहरुख था क्या किया था, हेरात को अपनी राजधानी बनाया था। और हेरात में ही हेरात नगर जो था, या हेरात नगर जो है, यहीं पर इसने कला केंद्र की स्थापना किया था। तो यहीं पे लिखेंगे, और हेरात में ही कला केंद्र की स्थापना किया था। ठीक है, कला केंद्र की ही अपने हेरात में ही इसने स्थापना किया था। और यह जो शाहरुख था, शाहरुख के दरबार में एक प्रसिद्ध कलाकार बिरजाद रहा करते थे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, शाहरुख के दरबार में बिरजाद नामक उच्च कोटि का कलाकार रहता था। तो बिरजाद की चर्चा की जाती है। बिरजाद का वास्तविक नाम, जैसा कि मैं बताई, का जो वास्तविक नाम था वह था कमालुद्दीन बिरजाद। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बिरजाद का वास्तविक नाम कमालुद्दीन बिरजाद था। कितना प्यारा नाम है, कमालुद्दीन। याद हो जाएगा ना। यस मैम। बहुत प्यारा नाम है इनका। जो वास्तविक नाम था क्या था, कमालुद्दीन बिरजाद था। और इन्हें ही पूर्व का राइफल कहा जाता है। मैम हाशिए की शुरुआत क्या ईरानी शैली से मानी जाती है? ये मैम हाशिए की शुरुआत। हाशिए की शुरुआत ईरानी शैली में भी हुआ है। और इसके पहले यहाँ पे शुरुआत की बात करें, देखा जाए हाशिए जो बनाने की परंपरा थी, तो यहाँ से हुआ। लेकिन बेलबूटे का प्रयोग सबसे पहले हाशिए, जैसे कि उस टाइप का जब जैन शैली वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे बेलबूटों का प्रयोग किया गया है। तो मैम ये बेलबूटे का क्वेश्चन आया मतलब, था ना। बेलबूटे का मतलब अभ्रंश। वही है कि खाने की परंपरा आपका जैन शैली से ही शुरू हुआ है। बेलबूटों का प्रयोग किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से हाशिए की शुरुआत देखा जाए तो ईरानी शैली में ही शुरुआत हुआ है। मैम शुरुआत अगर आएगा तो क्या दिया जाएगा? रीफ। शुरुआत अगर आएगा तो आप यहाँ पे ईरानी शैली शुरुआत हुआ है। जी। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम बेलबोटो का प्रयोग कहाँ से हुआ है, तो उस बेलबोटो का प्रयोग सर्वप्रथम आपका अभ्रंश। अब्रहम शैली से माना जाएगा। ठीक है। बेजात का वास्तविक नाम कमालुद्दीन बेजात था। इन्हें पोरो का राइफल कहा जाता है। इन्हें पोरो का राइफल कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि इस कलाकार को पोरो का राइफल कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार है। तो पूछा जाए कि इस कलाकार को पोरो का राफेल कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? कमालुद्दीन बेहजाद को पोरो का राफेल कहा जाता है। ठीक है, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया आप लोग? जी मैम। देखिए जो बिरजात था सबसे पहले, अगर बहुत पहले की बात करें तो सबसे पहले ये सुल्तान हुसैन बोगरा का दरबारी चित्रकार था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बिरजात सबसे पहले सुल्तान हुसैन बोगरा का दरबारी चित्रकार था। इसकी मृत्यु के बाद, यानी जब सुल्तान हुसैन बोगरा की मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु के बाद इसने शाह इस्माइल के दरबार में कार्य किया था, यानी चित्रण कार्य किया था। इसकी मृत्यु के बाद शाह इस्माइल के दरबार में चित्रण कार्य किया था। देखो, अब उसके बाद बात करते हैं कि यह जो बिरजात था, यानी सॉरी, यह जो शाह इस्माइल था, शाह इस्माइल किस वंश का था? तो यह जो शाह इस्माइल था यह शफी वंश का संस्थापक था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शाह इस्माइल सफवी वंश का संस्थापक था। पूछा जाए शाह इस्माइल किस वंश का संस्थापक था, आप क्या बताएंगे? सफवी वंश का संस्थापक था। अगर आपसे पूछा जाए कि ईरानी शैली का जन्मदाता पूछा जाए, तो ईरानी शैली का जन्मदाता बिरजात को भी माना जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ईरानी शैली का जन्मदाता। शैली की बात हो रही है। बिरजात को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है कि ईरानी शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आप क्या बताएंगे? बिरजात को माना जाता है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे ईरानी शैली की प्रमुख विशेषताएं, जैसा कि मैं बताई, हेडिंग बनाएंगे ईरानी शैली की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता हो गई, यह जो ईरानी शैली है रेखा प्रधान शैली है। यहाँ पे महीन रेखाओं का प्रयोग किया गया है, यानी जो चित्रण कार्य किए गए हैं वो महीन रेखाओं के द्वारा चित्रण कार्य किए गए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो पहले भारतीय कलाकार होते थे, चाहे अवनीत नाथ हो गए और उसके पहले की रविन्द्रनाथ वगैरह हो गए, तो उस टाइम जो चित्रकला थी, भारतीय चित्रकला, उस टाइम कलाकार क्या करते थे? सपाट रंग, पहले चित्र बनाते थे, चित्र बनाने के बाद उसमें सपाट रंग भरते थे, यानी पूरा ऐसे फ्लैट कलर लगा देते थे। लगाने के बाद फिर आउटलाइन करते थे, जैसे कि ये बचपन में बच्चे करते हैं, आप लोग बच्चों को बनाते हुए देखते होंगे ड्राइंग, वो पूरा कलर एकदम भर जाते हैं, पोत जाते हैं 6, 7, 8 के बच्चे।
भरने के बाद उनको ये नहीं पता रहता, छाया प्रकाश का कोई ज्ञान नहीं रहता, वो सोचते हैं कि बहुत सुंदर लगेगा और उनको अच्छा भी लगता है, और उसको भर देंगे, भरने के बाद उसको स्केच पेन से आउटलाइन कर देंगे। तो यही पहले ऐसा ही होता था। ईरानी शैली में भी सपाट रंग लगाए गए, यानी यहाँ पर महीन रेखाओं का प्रयोग किया गया। तो आप लिखेंगे ईरानी शैली रेखा प्रधान है। पहली विशेषता। ईरानी शैली रेखा प्रधान शैली है। इस शैली में कोण युक्त एवं महीन रेखाओं का प्रयोग किया गया है। यानी यह जो शैली है इसमें क्या किया गया, कोण युक्त रेखा खींची गई और महीन रेखा खींची गई, महीन रेखाओं के द्वारा चित्रों को उभारा गया। तो यह शैली आपकी कैसी है, रेखा प्रधान है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय कला की प्राचीन विशेषता क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मैम रेखा प्रधान। हाँ, रेखा प्रधान। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जब से हमारी कला स्टार्ट हुई है, प्रागैतिहासिक काल यानी जब से मानव पृथ्वी पर जन्म लिया, तो धीरे धीरे वो रेखाओं के माध्यम से ही चित्रकला को डेवलप किया। जैसे कि आप लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़े, तो प्रागैतिहासिक काल में जैसा कि मैं ये बताई थी कि पहले का जो मानव हुआ करता था, तो वो जब आखेट करने जाता है, पूरा उनका जीवन आखेट पर निर्भर था। तो जब वो आखेट करने जाता था तो उसको ऐसा लगता था कि वह जिस रास्ते से जा रहा है कहीं वह उस मार्ग को भटक ना जाए, तो उस रास्ते से वो वापस आने के लिए, अपने सही मार्ग पर वापस आने के लिए, सही जगह पर वापस आने के उस रास्ते में वो क्या करता था, विभिन्न चिन्हों को बनाता था, चाहे खड़िए के माध्यम से बनाता था और चूने के माध्यम से बनाता था, कोयले कोयले के माध्यम से बनाता था, क्योंकि पहले जंगल में आग भी लगा करते थे, बहुत घने जंगल हुआ करते थे, गर्मियों में आग, तो कोयले का भी प्रयोग किया उन आकृतियों को बनाने में। तो वो उन्हें रेखाओं के ही माध्यम से दो आकृतियां बनाया। अगर आप भी किसी कलाकृति को बना रहे हैं, जब तक आप रेखा नहीं खींचेंगे तो वह कलाकृति कैसे बनेगी। इसीलिए भारतीय चित्रकला यानी भारतीय कला की जो प्राचीन विशेषता है, चाहे भारतीय चित्रकला की प्राचीन जो विशेषता है वह है रेखा प्रधान। तो आपसे अगर आए तो आप लोग रेखा प्रधान ही लगाइएगा। अब देखिए यहाँ की बात करें तो मैम इसमें जो कहीं कहीं यह रेखा और रंग दोनों देता जो है, कहीं कहीं रेखा और रंग दोनों देता है। नहीं, सबसे पहले महत्वपूर्ण रेखा है आपका। बिना रेखा के माध्यम कुछ भी नहीं आपका वो है। मान लीजिए आप किसी चित्र की रचना कर रहे हैं, बिना रेखाओं के माध्यम से बन सकता है, रेखा तो आपको बनाना ही पड़ेगा। अब देखिए जो शैली है ईरानी शैली, जैसा कि मैं बताई कि इसमें छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं किया गया है एवं लाइट डार्क का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है, या कह सकते हैं चिरास्क्यूरो का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ईरानी शैली में ईरानी शैली में छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
मैम कल एक क्वेश्चन वो लाइन लिखवाई थी। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है इसका निर्माण काल 1200 ईस्वी बताया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है इसको। लेकिन मैम हाँ उनका जो टाइम पीरियड है 1206 से 1210 है बुक में दिया हुआ। हाँ हाँ। तो मैम लेकिन इससे तो फिर पहले मैम वो 1200 में आ चुका था तो जब उसने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा तो वो अपने देखिए उस टाइम किसी के साथ हुआ भारत आया था, ठीक है। उसने जो 1206 से उसका टाइम है, 1206 से उसने यहाँ पे अपना एक बस अपनी राजधानी बना दिया था और यहाँ पे अपना राज्याभिषेक करवा दिया था, ठीक? जी मैम। ओके। कितना हो गया? हो गया मैम। अब देखिए जो आपकी ईरानी शैली है, जैसा कि मैं बताई कि ईरानी शैली में सपाट रंगों का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ईरानी शैली के चित्रों में सपाट रंगों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि सब लोग बचपन में किया करते थे। और यहाँ पे जो चित्र बनाए गए हैं, चित्रों में अलग चारों चित्रों के चारों तरफ हाशिए का निर्माण किया गया है, तो आप लिखेंगे ईरानी शैली में चित्रों के चारों तरफ हाशिए बनाए गए। हाशिए का मतलब क्या होता है? बॉर्डर। हाशिया का मतलब होता है जो बॉर्डर बनाए जाते थे चित्र के चारों तरफ, उसे ही हाशिया बोला जाता था। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि मैं बताई कि यहाँ पे जो रंग लगाए गए हैं वह अमिश्रित रंग लगाए गए हैं, यानी बिना किसी मिश्रण के लगाए गए हैं और चमकीले रंग लगाए गए हैं। तो जब अगर आप किसी एक कलर को लगाएंगे, पीला कलर उठा देंगे, उसमें किसी भी रंग को नहीं मिलाएंगे तो वो खुद कलर स्वयं चमकता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ईरानी शैली में मिश्रित एवं चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि जो मुगल काल था, मुगल काल में चमकीले रंगों को किस नाम से जाना जाता था? कोई बता सकता है? यस मैम, चूचूहा। चौचुआ। मुगल काल में चमकीले रंग यानी चटक रंगों को चौचुआ रंग कहा जाता था। तो यहाँ पर जो रंग लगाए गए हैं कैसे लगाए गए? अमिश्रित लगाए गए, यानी बिना किसी मिश्रण के लगाए गए और उसके बाद चमकीले रंग लगाए गए, ठीक है। और यहाँ पे जो मानव कृतियां बनाई गई हैं, मानव कृतियों के चेहरे जो बनाए गए हैं वह 2.25 चश्मे के चेहरे बनाए गए हैं। तो आप लोग लिखेंगे ईरानी शैली में मानव कृतियां
2.25 चस्के बनाए गए। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि माइकल एंजेलो ने मानव के कितने ताल बताए, कोई बता सकता है? साढ़े मैम सात 8 ताल। सात सात आठ मैम 8 साढ़े सात नहीं 8 ताल है। 8 बार ताल है बार मैम। मैम 7.5 तो माना गया है लेकिन उन्होंने 8 माने हैं। हाँ, और राक्षस के कितने ताल बताए गए हैं? मैम राक्षस 16। के मैम मैम 16 ताल। उत्तम मानव के उत्तम मानव के मैम 9 ताल बताए गए। वामन कितने ताल के होते हैं? 5 ताल। 5 है। स्त्रियों के कितने ताल बताए गए हैं? साढ़े सात 7.5। ताल किसे कहते हैं? ताल एक सिर है मैम। नहीं, गलत। ताल एक सिर है। मैम गलत। इका ताल किसे कहते हैं? ताल किस सिर है? मैम मैम किसी एक इकाई आकृति को के एक नाम। ताल बोलते हैं। आकृति के ब्रह्मांड नाम की में इकाई कोई। को ही ताल कहते हैं, ठीक है? जी जी मैम बाल का कोई। ब्रह्मांड की इकाई को ताल ताल कहते कहते हैं। हैं। पारा 12 12 से, ठीक है? संबद्धता का सिद्धांत किससे संबंधित है? संबद्धता का सिद्धांत है प्रमाण। मैम यूक्लिड ऐसे संबंधित है का रिलेशनशिप। यूक्लिड समरांगण सूत्रधार में अंतराल को क्या कहा जाता है? समरांगण सूत्रधार में अंतराल को क्या कहा जाता है? मैम इस स्थान। भूमि बंधन कहते हैं मैम। भूमि बंधन। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं कि आप लोग आगे में पढ़ा रहे हैं, पीछे का भूल जाए, पीछे का भी याद रखें, ठीक है? याद पीछे करते की हैं गाथाओं को याद रखते नहीं तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का सब भूलते जा रहे हैं। मैम थोड़ा पीछे का गाथा डायरेक्ट बताना जरूरी है। यस मैम, डायरेक्ट मैम बताने बीच में बीच में दिक्कत क्वेश्चन होती पुट अप करते रहिएगा। मैम भूलते जा रहे हैं मैम पीछे का। समरांगण सूत्रधार में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख है? है। यस मैम सम्रांगण सूत्रधार में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? मैं 8। गलत। मैम 9 गलत। मैम 8 का। गलत। ऐसे आता है। 11 प्रकार के रसों का उल्लेख है। अब विष्णु धर्म उत्तर पुराण में कितने रस बताए गए हैं? मैम 8 बताएं। फिर गलत। हम भुला गए मैम हैं, क्या। पूरा मैम मैम 11। किसने प्रकार के रस हैं। मैम किसने पूछ रहे हैं? हाँ, विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो मार्कंडेय मुनि की पुस्तक है, इसमें 9 प्रकार के रसों का उल्लेख हुआ है। और चित्र सूत्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख हुआ है? आप लोग क्वेश्चन बताने का नोट कर लिया कीजिए। फिर नहीं बता पा रहे हैं आपको, इसका मतलब सब भूल जा रहे हैं, आगे पढ़ाते जा रहे हैं, पीछे का क्या लगा रहे हैं? चित्र सूत्र में 9 प्रकार के रसों का उल्लेख हुआ है ना? यस नाट्य शास्त्र में नाट्य शास्त्र में 8 है 8 हाँ 8 प्रकार। यही है, पूछे ना तो आप लोग पुराना में भूल जाएंगे। हाँ? मैम थोड़ा डायरेक्ट बताने में दिक्कत होती है, अभी ऑप्शन मिल जाए तो ऑप्शन नहीं, देखिए आप ऑप्शन के ऊपर मत जाइए क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन जो यस जाता है वो कंफ्यूज
ज्यादा होता है, आपको एकदम लाइन टू लाइन जैसे मैं पूछ रहे हो उसका आंसर याद होना चाहिए, ठीक है। मैम बीच बीच में पीछे का पूछते रहिएगा हम क्लास ठीक में। है, चलिए मैम टॉपिक पे आते हैं। मैम टेलीग्राम पे क्विज शुरू हुआ करो। ठीक है, ईरानी शैली में मानवा कृतियां कितने जश्न की बनाई गई हैं, वो आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कौन है दो जश्न की बनाई गई हैं? और ईरानी शैली में जो चित्र बनाए गए हैं ऊंचे क्षितिज का प्रयोग किया गया है, यानी ईरानी शैली में ऊंचे क्षितिज का प्रयोग किया गया है। धरातल, नदी, आसन, कब्र, कालीन, वृक्ष, पर्वत, इमारत, इन सब में परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है। आप लोग अपना म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ईरानी शैली में ऊंचे क्षितिज का प्रयोग किया गया है। ईरानी शैली में ऊंचे क्षितिज का प्रयोग किया गया है। धरातल, नदी, आसन, कब्र, धरातल, नदी, आसन, कब्र, कालीन, वृक्ष, पर्वत, इमारतें, वृक्ष, पर्वत, इमारत में परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया है। ये बताइए आप लोग मुख्य रूप से परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? जी मैम। मुख्य रूप से परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? परिप्रेक्ष्य मैम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रेखिक परिचय वातावरणीय परिचय। जो भवन निर्माण है किस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आएगा? मैम रेखीय। रेखीय। रेखीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है। या। अब देखिए यहाँ पे ईरानी शैली में अगर देखा जाए स्त्री की कोमलता को किसके रूप में दिखाया गया है? लता के रूप में। ईरानी शैली में स्त्री की कोमलता को लता के रूप में दिखाया गया है। लता के रूप में चित्रित किया गया। पुरुष की आकृति सरोरुह वृक्ष होता है, सरोरुह वृक्ष। यह वृक्ष का नाम है, सरोरुह वृक्ष के समान चित्रित किया गया है। तो पूछा जाए ईरानी शैली में स्त्री को किसके भांति दिखाया गया है? तो कोमलता स्त्री की कोमलता किसके भांति? लता के समान दिखाया गया है। और पुरुष की आकृति को सरोरुह वृक्ष के समान चित्रित किया गया है। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया। मैम पीछे से पूछते रहिएगा क्योंकि याद तो करते हैं लेकिन फटाफट भूल रहे हैं, बता बाद में पूछ के हमको पता चला कि आप लोग बोल रहे हैं। नहीं मैम, अगर आप दोबारा इस तरह पूछ लेती हैं तो फिर वो याद रिवाइज भी रहता करिए। है काफी। हाँ, रिवाइज करिए क्योंकि मैं काफी दिन से पढ़ा ही रही हूँ, पूछ नहीं रही हूँ। रिवाइज करिए पीछे की चीजों को, एक एक चीज इम्पोर्टेंट है आपके। यह जो आपकी ईरानी शैली थी, शोले अगर देखा जाए तो यह 16वीं शताब्दी तक ईरानी शैली के रूप में विकसित थी, लेकिन इसके आगे चलकर यह मुगल कला की शैली का रूप ली है। तो आप लिखेंगे यह शैली 16वीं शताब्दी तक ईरानी शैली के रूप में विकसित रही। यह शैली 16वीं शताब्दी तक ईरानी शैली के रूप में विकसित रही। बाद में यही ईरानी शैली मुगल शासकों के साथ भारत आई। बाद में यही ईरानी शैली का मुगल शासकों के साथ भारत में आई। खिला दो। आपका ईरानी शैली समाप्त हो गया। कुछ मैं आप लोगों को याद करने के लिए कह रही हूँ, उसको आप लोग याद करिएगा। कुछ ट्रिक है।
ताकि आप लोग आगे याद किए रहेंगे तो आगे आसान लगेगा। ठीक है। रफ में लिख लीजिए, फिर उसके बाद जब हम लिखवाएंगे उसको फेयर में लिखिएगा। यहाँ पे आप एक ट्रिक लिखेंगे, 4-5 ट्रिक लिखिए। ट्रिक लिखेंगे बसपा, बसपा पार्टी है ना, बीएसपी, बसपा, बाबरी, संभल, पानीपत, ये सब मस्जिद है। मस्जिद किसके समय की है? मैम मैम ये हुमायूं बाबा, बाबा ने बनवाया था ना, बाबा। एक ट्रिक इसको याद रखिए। दूसरा ट्रिक है अकबर के नवरत्न। जल में फंसा वीर, मल मारे दाना, भगवान दो खाना। ये ट्रिक है। जल में फंसा वीर, मल मारे दाना, भगवान दो खाना। यानी एक वीर नामक व्यक्ति था, उसमें क्या हुआ, जल में फंस गया था, तो मल नामक व्यक्ति उसे ताना मारने लगा कि अब उसी में रहो, पड़े रहो जल में। तो दूसरा तब ये क्या कह रहा है कि खाना वाना तो मिलेगा ना, भगवान से कह रहा है भगवान दो खाना। जल में फंसा तीर, मल मारे दाना, भगवान दो खाना। जल से हो गया फजल, यानी अबुल फजल, जल है ना पीछे, अबुल फजल, अबुल फजल हो गया। और उसके बाद अबुल फजल भी है, और आ से अल्लामी फैजी भी है। सॉरी, अल्लामी फैजी से नहीं होगा। अबुल फजल हो गया, फसा से हो गया फैजी, यानी अल्लामी फैजी। पीछे वाला शब्द पकड़ना है, फैजी है तो फैजी का मतलब अल्लामी फैजी। मैम वीर से बीरबल। बीरबल हो गए, मल से मल हो गए, यानी टोडर मल। पीछे के शब्द को पकड़ना है, टोडर मल। मारे से हो गए मान सिंह, ताना से हो गया तान सेन, भगवान से हो गया भगवान दास, दो से हो गए दो प्याजा। दो प्याजा का नाम जानते हैं ना, मुल्ला दो प्याजा, इसे कहते हैं मुल्ला दो प्याजा। दो प्याजा याद रहेगा तभी ठीक है। खान से हो गया अब्दुल रहीम खाना खान, अब्दुल रहीम खान, ये खाना, खान खाना। मैम ये क्या लिखा हुआ है? दो से खाना, दो से क्या लिखा? दो से मुल्ला दो। मुल्ला दो प्याजा, दो प्याजा, प्याज को काट दीजिए, दो प्याजा। दो प्याजा यानी पाक शास्त्री थे, खाना वाना बहुत अच्छा बनाते थे, दो प्याज डाल देते थे हर सब्जियों में।
एक, दो, चार, नौ। देखिए 9 लोग हो गए ना। जल से क्या हो गया, फजल हो गए, खसा से खाजी हो गए, वीर से बीरबल हो गए, मन से मल हो गए यानी टोडर मल हो गए, मारे से मान सिंह हो गए, ताने से तान सिंह हो गए, भगवान भगवान दास हो गए, दो से दो प्याजा हो गए, खान से खाना खान हो गए यानी अब्दुल रहीम खान ये खाना। लिख लीजिए आप लोग। हम ये बाबर की शासनकाल के हैं, बाबरी और सामल पानी। अकबर की नौरत्न ये, नहीं हाँ मैम, ये तो हाँ बाबर की मस्जिद है, इमारतें हैं। मैम इसका ये भी पूछा जाता था कि पहले कौन सा निर्माण करवाया था, मतलब बाबरी है कि सामल पानी। इसका डिटेल आगे बताऊंगी। जी। एक और ट्रिक लिखेंगे, इसको बताएंगे नहीं कौन सा ट्रिक है, बस याद करेंगे आप। इतना याद किए रहेंगे, लैला मजनू मन से चले जुदाई में, लैला मजनू मन से चले जुदाई में यानी लैला मजनू थे, दोनों लोगों का जुदाई हो गया, बड़े मन से जुदा हो गए, तो लैला मजनू मन से चले जुदाई में। इसको याद रखिएगा, याद हो जाएगा। यस। कुछ पकड़ रहे हैं कि नहीं इसमें से? मीर सैयद अली जुदाई के चित्र हैं, लैला के सम्मुख जंजीरों से बजा मजनू। याद आ रहा है कि नहीं? मजनू का जन्म, मंसूर का चित्र, चावल के दाने के चौगान खेलते हुए का चित्र। ठीक है, याद कर, खाली याद करते जाएंगे, मुगल काल आपका समाप्त हो जाएगा। लिख लिए आप लोग? यस मैम, हो गया। हो गया। एक और ट्रिक आपको दे रहे हैं, इसको भी याद कीजिए। जो वीर हवा में जाएगा, बोनिया इलायची से खाएगा। किसको किसको हवा में जाना है? देखिए जो व्यक्ति वीर है वही जाएगा हवा में। जब हवा में जाएगा तो उसको क्या क्या खाने को मिलेगा? बोनिया, इलायची, सेब, बढ़िया बढ़िया चीज उसको बास्केट बाग में एकदम सजा के रखा जाएगा, रखा हुआ है ऊपर हवा में, और जाएगा वहां पे जल्दी जल्दी उठा के खाएगा, यानी जो भी हवा में जाएगा बोनिया इलायची सेब खाएगा। ऐसे याद रखना है, जो भी हवा में जाएगा बोनिया इलायची सेब दुनिया इलायची खाएगा। खाएगा। हाँ, मैम एक और ट्रिक लिखवाए थे ना आप, खा मिर्ची। खाड़ के, ये खाड़ के मुस्लिम चित्रकार। देखे, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, हवा महल,
और हवा महल के बाद है मरियम की कोठी भी है, मरियम की कोठी है। फिर दोनों बीरबल हवा महल को पंचमहल भी कहा जाता है। मरियम की कोठी भी है, जमात खाना मस्जिद भी है, जामा मस्जिद सॉरी, और इस्लाम को क्या बोलते हैं, बुलंद दरवाजा है, इस्लाम शाह का मकबरा है, और उसके बाद शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है। यही सब है, ऐसे ही आपको याद कराएंगे, आप ट्रिक याद किए रहिए बस। और फतेहपुर भी बनी मार्केट है, फतेहपुर सीकरी बनी मार्केट। एक और याद करिए, हरि गोपाल बाजा बजावे तान के। हरि गोपाल बाजा बजावे तान के, ठीक है। इतना बहुत है, इसके आगे बाद में बताएंगे ट्रिक याद करके। मुगल काल खत्म कर देंगे, समझ जाएंगे, ट्रिक पे ही है सब। आप ट्रिक याद किए रहिएगा, आपको मुगल काल हम जल्दी खत्म करेंगे। मैम जो आपने ट्रिक लिखा है एक बार समझा दीजिए, हरि गोपाल बजावे तान की किसका है? इसको आपको खोजने के लिए दे रहे हैं, आप खोज के यहाँ से देखिएगा कहाँ का ट्रिक है। किताब है ना आपके पास, किताब से खोजिएगा। हरि गोपाल बाजा बजावे तान के मैं कहाँ से देंगे, आप खोजेंगे तो आपको 2-4 क्वेश्चन तैयार होगा। और ठीक है ठीक है। मैम ये वाला तो हमको लगता है वाद्य से है, हरि गोपाल बाजा बजा। हाँ, ये वाला तो वाद्य यंत्र से जुड़ा है। ये वाला याद हो जाएगा। पहला मजनू मन से चले जुदाई, तभी तो अच्छे ट्रिक है। यस मैम, सारे अच्छे हैं। हाँ, सब हवा याद हो जाएगा। जो भी हवा में जाएगा देखिए आप लोगों का 4 दिन टेस्ट रहेगा, 4 दिन के लिए मैं गाँव जा रही हूँ, डेली टेस्ट रहेगा, ठीक है। यस मैम। 4 दिन आपका डेली टेस्ट रखेंगे, डेली टेस्ट रहेगा 4 दिन लगातार, 4 से 5 दिन, यस ठीक। क्योंकि 4-5 दिन में गाँव जा रहे हैं, इसी बीच में आपका डेली टेस्ट रहेगा। पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट देके आंसर शीट भी भेजेंगे, आप चेक करके बताइएगा तो आपका कितना सही होगा। अभी इसके पहले मैं भेजी थी आप लोग को, कोई नहीं बताया, 36 क्वेश्चन भेजी थी, कोई बताया ही नहीं मेरा कितना सही हुआ चेक करके। मैम मेरे तो नहीं बताया, लेकिन मैं चल रहा था। 10 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे मैम। 10 क्वेश्चन बहुत गलत है। यस मैम, 38 कितने थे, 36 थे मैम। ये पेपर भी टफ था। 36, 36। यस पेपर मैम, टफ था। मैम मिक्स था मैम, वो टफ था उसमें कुछ क्वेश्चंस। हाँ, कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन एकदम टफ था। जी मैम। मैम कुछ में अब आपका जो टेस्ट होगा सारा टेस्ट मिक्स होगा, ठीक है। मैम मैम अब तक जो थ्योरी करा दिया मैम, अब तक का मिक्स लीजिएगा मैम, जो पीछे का कराए और अब तक जो कराए। आज शाम को क्लास नहीं चलेगी। आप लोगों के पास मेरी किताब है ना, जी देखिए मैम कुछ है। आप जिम्मेदारी उठाएंगे, कुछ हम जिम्मेदारी उठाएंगे, आवाज ही नहीं आ तो रही। दोनों लोग जिम्मेदारी उठा के चलेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे ना। तो किताब आप सभी लोगों के पास है, आप आधुनिक से अगर मैं नहीं पढ़ाई हो फिर भी आप आधुनिक पाश्चात्य सब पढ़िए, ठीक है।
हम तो पढ़ाएंगे भी, लेकिन अपने आप से भी आप पढ़िए। मैम आज क्लास नहीं चलेगी सर? हाँ, नहीं आज क्लास नहीं चलेगी, दूसरे मीटिंग से मैं जा रही हूँ। अच्छा मैम समस्या कल नहीं कहा होगी। कल जो कहा था पीडीएफ भेजने के लिए डेली टेस्ट पढ़ाएंगे। लेंगे, वीक से टेस्ट रहेगा डेली, आप अटेंडेंस पढ़ के रहो। ठीक। ओके मैम, मैम थैंक यू मैम।